नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज आपके सामने क्लास 12th का जो राइटिंग पोर्शन है वो आपके 25 नंबर का है। उसमें आपके 4 टॉपिक्स है, जिसमें एक टॉपिक है लेटर। तो चलो उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं लेटर। अभी कितने प्रकार के होते हैं? तो लेटर आपके मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। आप इसको 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो एक तो आप कह सकते हैं फॉर्मल, और एक आप कह सकते हैं इनफॉर्मल। एक आप बोलेंगे फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल। क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, तो क्लास 10th तक आपके इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं और क्लास 12th में आपके इनफॉर्मल लेटर्स है वो पूछे नहीं जाते हैं, आपके सिर्फ फॉर्मल लेटर्स पूछे जाते हैं। तो फ़र्क क्या होता है मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा फ़र्क फॉर्मल और इनफॉर्मल में। फॉर्मल लेटर आप सामान्यतः ऑफिशियल से या एडिटर है या फिर आपके कोई और बिजनेसमैन है उनको भेजते हैं। इनफॉर्मल जो आपके लेटर्स है वो सामान्यतः आपके जो परिवार जन हैं, आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, आपके कोई फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके कोई रिलेटिव हो सकते हैं या आपके कोई भी डियर वन हो सकते हैं, आप उनको इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं। इसके अलावा और क्या फ़र्क होता है, ये इनफॉर्मल लेटर में आप अपनी सारी जानकारी, आप अपने घर के समाचार है, आपके समाचार है, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है और आप क्या कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं, भेज सकते हैं। लेकिन फॉर्मल लेटर में ऐसा कुछ नहीं होता है। सारी चीज़ें आपकी मिनिमम कम से कम आप जितने सेंटेंसेस में कम से कम वर्ड्स में आप जितनी जानकारी समेट के दे सकते हैं वो आपको सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो फ़र्क ये होता है इसमें, देखो ये जो आपका फॉर्मल होता है वो आपका होता है टू द पॉइंट। जो भी आपको जानकारी देनी होती है किसी व्यक्ति को, वो सारी जानकारी आपको टू द पॉइंट देनी होती है। आप लंबा चौड़ा जैसे इनफॉर्मल लेटर होता है उस प्रकार से आप नहीं लिख सकते। इसके अलावा 9 डिटेल्स, आप किसी प्रकार की अननेसेसरी डिटेल से फॉर्मल लेटर में नहीं ले सकते हैं, जबकि इनफॉर्मल लेटर में आपकी इच्छा है आप क्या लिखें या क्या नहीं लिखें वो आपकी इच्छा है। इसमें आप किसी प्रकार की कोई भी चीज़ जो आपकी अननेसेसरी डिटेल्स है वो आप नहीं लिख सकते। नेक्स्ट, कोड ऑफ कंडक्ट। इसका मतलब ये होता है जो आपका फॉर्मल लेटर होता है उसका फिक्स पैटर्न होता है, उसको आप कोड ऑफ कंडक्ट कह सकते हैं। तो उसका फिक्स पैटर्न होता है, उस पैटर्न से हट के आप उस लेटर को नहीं लिख सकते, जबकि आप इनफॉर्मल लेटर में जो आपका पैटर्न होता है उससे हट के भी आप कुछ जानकारी उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये मुख्यतः आपका फ़र्क होता है फॉर्मल में और इनफॉर्मल में। एक बार वापस देखो, फॉर्मल लेटर आपका टू द पॉइंट होता है। टू द पॉइंट का मतलब ये हुआ आप हर चीज़ पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे, उसके अलावा आप कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करेंगे। नो अननेसेसरी डिटेल्स, किसी प्रकार की एक्स्ट्रा डिटेल है आप उसमें शामिल नहीं करेंगे। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब ये हुआ एक लिखने का फिक्स पैटर्न होता है, वो तरीका होता है, आप उस तरीके के अनुसार ही लिख सकते हैं, उसके अलावा आप कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। तो नोट कीजिएगा सबसे पहले आप फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब ये सारी चीज़ें इसमें जो होती है वो सारी चीज़ें इसमें नहीं होती है, इसमें आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सबसे पहला आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल। क्लास 12th या फिर क्लास 11th में फॉर्मल लेटर ही पूछे जाते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स नहीं पूछे जाते हैं। अब है आपके टाइप्स ऑफ लेटर्स। क्लास 12th के सिलेबस के अनुसार आपके जो लेटर्स के टाइप्स दे रखे हैं, जो आपके लेटर्स के प्रकार दे रखे हैं वो 4 टाइप्स दे रखे हैं, 4 टाइप्स। सबसे पहला जो आपका नंबर 1 है वो है आपका बिजनेस लेटर। जो आपका नंबर 1 है वो आपका है बिजनेस लेटर।
अब बिजनेस लेटर का मतलब जैसे जो आपका वर्ड है बिजनेस, उससे ही पता चल रहा है। बिजनेस का मतलब जो बिजनेस से संबंधित लेटर है। 1 मिनट के लिए मान लेते हैं आपके दुकान है, स्पोर्ट्स आइटम की आपकी दुकान है, या फिर आपके वुलन क्लॉथ्स की दुकान है, या फिर आपके स्टेशनरी की दुकान है, किसी भी प्रकार की आपकी दुकान है, और आपको बल्क का मतलब ये होता है ज़्यादा मात्रा में, आपको ज़्यादा क्वांटिटी में आपको कोई भी सामान परचेज करना है। जब आपको ज़्यादा मात्रा में सामान परचेज करना है तो आप किसी जो बड़ा दुकानदार है या फिर जो बड़ी फैक्ट्री का मालिक है, जयपुर मान लो, दिल्ली मान लो, वहाँ पर है, आप उसको लेटर लिखेंगे। तो अब उस प्रकार के जो आपके लेटर होते हैं वो सारे के सारे आपके बिजनेस लेटर माने जाते हैं। अब इसमें आप बिजनेस लेटर में क्या क्या चीज़ें पूछ सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आती है, तो इंक्वायरी मतलब आप ये पूछेंगे, बोले क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। इंक्वायरी या फिर आप इसको कह सकते हैं आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन। इसका मतलब ये हुआ आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, कौन कौन सी सूचना चाहिए, जो भी आप उस दुकानदार से या फिर जो बड़ा दुकानदार उससे आपको जो भी सूचना चाहिए वो सारी चीज़ें लिखने के लिए आप क्या यूज करेंगे, बिजनेस लेटर। तो आपका एक पॉइंट तो हो गया ये। इसके अलावा जब हो गया, मान लो इंक्वायरी उन्होंने वापस दे दिया आपको, उसकी रिप्लाई दे दी, फिर आप वापस उसको रिप्लाई करेंगे तो उसमें हो गई आपकी रिप्लाईज या गिविंग इंफॉर्मेशन। आपने वापस आपकी तरफ से इंफॉर्मेशन सारी की सारी चीज़ें दी, बोला आपको क्या चाहिए या क्या नहीं चाहिए। अच्छा, अब मान लो आपने उसको पहले इंक्वायरी पूछा, बोले आपके पास क्या है क्या नहीं है, और उन्होंने आपको सारी चीज़ें डिटेल दे दी, फिर आपने वापस उसकी रिप्लाई दे दी। अब आपको उसकी दुकान पसंद आ गई तो आप सामान ऑर्डर भी करेंगे। इसका मतलब प्लेसिंग ऑर्डर्स। आपको स्पोर्ट्स का सामान मंगवाना, आपको वुलन क्लॉथ्स मंगवाने हैं, या आपको स्टेशनरी मंगवानी है, किसी प्रकार की कोई भी जो आपकी दुकान है, कोई भी आपके जो शॉप है, आप कुछ भी चीज़ मंगाएंगे उसके लिए आपको ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। तो आपने उसके बाद ऑर्डर प्लेस कर दिया। अच्छा, अब कुछ चीज़ें मान लो डैमेज आ गई, ख़राब आ गई, या हो सकता है वो ऑर्डर लेट आया, फिर आपके टर्म्स एंड कंडीशन आपको पसंद नहीं आई, तो जो आपका ऑर्डर है उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो जो आपने ऑर्डर्स दिए उसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहला जो आपका टाइप्स है वो आपका है बिजनेस लेटर। बिजनेस का मतलब मैंने आपको पहले ही समझा दिया, किसी प्रकार की ऐसी सारी चीज़ें आप किसी से डील करना चाहते हो, कोई सामान मंगवाना चाहते हो, वो सारी चीज़ें होगी आपकी बिजनेस लेटर में। इसमें सबसे पहले आपकी इंक्वायरी का मतलब पूछताछ होगी, उसके बाद रिप्लाईज, उसने आपने वापस रिप्लाई की, उसके बाद प्लेसिंग ऑर्डर्स, आपने ऑर्डर प्लेस किया, उसके बाद आपकी होगी कैंसलिंग ऑफ ऑर्डर्स। अगर आपको ऑर्डर पसंद नहीं आया या कोई चीज़ डिफेक्टिव आ गई या कोई आइटम डैमेज्ड आ गया, फिर आप उसको वापस भेज सकते हैं। तो ये नंबर 1 हो गया आपका बिजनेस लेटर, नोट कीजिएगा। अब नंबर 2 है आपका ऑफिशियल लेटर। अच्छा, अब इसमें क्या आता है ऑफिशियल लेटर में, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं आप जोधपुर के निवासी हैं, जो आपकी कॉलोनी है उसमें पानी की समस्या है, या ऐसा हो सकता है जो आपकी कॉलोनी है उसमें जो सड़कें हैं, जो रोड्स हैं, उनकी कंडीशन ख़राब है, या जो लाइट है जो आपकी वो फ्रिक्वेंटली आती जाती रहती है। अगर इस प्रकार की कोई भी कंप्लेंट है, आप किसको लिखेंगे? जो जोधपुर के आपके नगर निगम के अधिकारी है, या किसी भी शहर के जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होता है उसके अधिकारी है, या उससे संबंधित मान लो सड़क है, आप PWD जो आपका डिपार्टमेंट उसको लिखेंगे। तो जो भी उससे कंसर्न अधिकारी होते हैं उसको आप लेटर लिखते हैं। तो उस प्रकार के जो सारे के सारे लेटर आते हैं वो आप कहते हैं ऑफिशियल लेटर में। अच्छा, इसमें क्या लिखेंगे? इसमें कंप्लेन, शिकायतें, बोले हमारे यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है, हमारे यहाँ पे बिजली नहीं आ रही है, हमारे यहाँ पे ये समस्या है, सड़क की समस्या है, या फिर आप कम बारिश के समय पानी इकट्ठा हो गया जो सड़क पे इकट्ठे हैं, वो सारी चीज़ें आप जो भी आपकी कंप्लेंट्स है वो सारे के सारे आपके किस में जाएंगे? ऑफिशियल लेटर में। और वो कंप्लेन आप सारी की सारी आप इसमें लिखेंगे, या फिर आपको किसी प्रकार की सूचना देनी है।
किसी प्रकार के आपको सूचना देनी अधिकारियों को, तो वो भी आपका किस में आएगा, ऑफिशियल लेटर में आएगा। नोट कीजिएगा, पहला आपका हो गया बिजनेस लेटर्स, दूसरा हो गया आपका ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल में आपके कंप्लेन हो गई और गिविंग इन्फॉर्मेशन हो गई, नोट करो। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं तीसरी टाइप में। हाँ, नंबर 3 है आपके लेटर्स टू एडिटर। अच्छा, अब जो 2 नंबर था आपका ऑफिशियल लेटर था, उसमें आपने शिकायतें की अलग अलग अधिकारियों को, अलग अलग विभाग थे उसमें, मान लो आपकी ज़रूरत के अनुसार। अब ऐसा मान लो आपके एरिया में रोड खराब है, टूटी हुई है, या फिर पानी नहीं आ रहा है, आपने बहुत बार शिकायत की, बहुत बार कंप्लेंट्स की, लेकिन फिर भी कोई वापस उनकी तरफ से कोई अधिकारी है जो जिस भी विभाग के, उनकी तरफ से अगर कोई भी रिप्लाई नहीं आई, आप क्या करेंगे? अखबार वाले को लेटर लिखेंगे, बोले हमारे कॉलोनी में ये समस्या लगातार आ रही है और जो संबंधित अधिकारी है या जो संबंधित विभाग है उनकी तरफ से किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही, किसी भी प्रकार से कोई भी एक्शन नहीं ले जा रहा है, तो आप क्या लिखेंगे? जो लेटर लिखेंगे वो लिखेंगे अखबार के एडिटर को या फिर अखबार के संपादक को। तो जो आपकी ऑफिशियल लेटर है, जो कंप्लेन थी, वो सारी की सारी आप इसको लिख सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कंप्लेन अच्छा। अब ये जो आपकी कंप्लेंट जितनी भी शिकायतें हैं वो सारी की सारी पब्लिक रिलेटेड होनी चाहिए। ऐसे नहीं आप कोई भी पर्सनल है वो आप कंप्लेंट आप जो आपके वो एडिटर उनको भेज दो, ऐसा नहीं है। ये सारी की सारी पब्लिक से रिलेटेड होनी चाहिए, जो इसका कंसर्न है, जो इसका मतलब जो चिंता है सारी पब्लिक से जुड़ी होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो लिखो ये कंप्लेन इसमें। ये आपकी जो भी कंप्लेन है वो आपकी पब्लिक इंटरेस्ट की होनी चाहिए। शिकायतें जनता की होनी चाहिए, ऐसा नहीं आपकी कोई पर्सनल हो। तो इस प्रकार के कोई भी आपको लेटर लिखने हैं वो आपका होगा लेटर टू एडिटर। नोट करो इसको। अब जो लास्ट है आपका नंबर 4, लेटर ऑफ एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन है, ये लेटर में ही एप्लीकेशन आती है, लेटर की तरीके से लिखा जाता है। अब ये किसके लिए लिखा जाता है? ये लिखा जाता है आपका एप्लीकेशन फॉर जॉब। मान लो किसी स्कूल में जगह खाली है, किसी टीचर के लिए जगह खाली है और आप उसके लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट है आप वो सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हुए या फिर आप पूरी रिक्वायरमेंट है उनको पूरी करते हैं, तो आप उनके लिए एप्लीकेशन लिखेंगे, वो होती है आपकी एप्लीकेशन फॉर जॉब। या फिर किसी बैंक में कैशियर की ज़रूरत है, मैनेजर की ज़रूरत है, उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती है आप सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आप क्या करेंगे? एप्लीकेशन फॉर जॉब। तो इसका मतलब नौकरी के लिए जो भी आप लिखेंगे लेटर वो आपका आ गया एप्लीकेशन फॉर जॉब के लिए। तो आपके 4 प्रकार के हो गए। पहला हो गया बिजनेस लेटर, दूसरा हो गया ऑफिशियल लेटर, तीसरा हो गया लेटर्स टू एडिटर और लेटर ऑफ एप्लीकेशन। तो इस प्रकार से जो आपके टाइप्स ऑफ लेटर है वो हमने मुख्यतः 4 भागों में बांटे हैं। क्लास 12th में ये 4 प्रकार से पूछे जाते हैं और आपका जो लेटर है वो 7 मार्क्स का पूछा जाता है। क्लास 12th में 7 नंबर का पूछा जाता है। अभी आपने जो लेटर्स के टाइप होते हैं वो सारे के सारे आपने पढ़ लिए। आपने 4 पढ़ लिए, बिजनेस पढ़ लिया, ऑफिशियल पढ़ लिया, एडिटर पढ़ लिया और एप्लीकेशन पढ़ ली, 4 पढ़ लिए। अब एक लेटर का फिक्स फॉर्मेट होता है, तो फॉर्मेट कैसा होता है उसका चलो देखते हैं आगे। फॉर्मेट लिखने का जो तरीका होता है वो फिक्स होता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। चलो पढ़ते हैं फॉर्मेट। तो सबसे पहले 5-7 पॉइंट मैं सारे के सारे बता रहा हूँ। सबसे पहले जो आपका है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स का मतलब हो गया भेजने वाला। अब जो भी चाहे शिकायती पत्र हो, चाहे प्लेसिंग एन ऑर्डर हो,
या फिर कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर हो, किसी प्रकार का कोई भी लेटर हो, उसमें सेंडर्स तो आप ही होंगे, भेजने वाले तो आप होंगे। इसका मतलब सबसे पहले आपका एड्रेस। सामान्यतः क्लास 11th और 12th में जो आपका पेपर आता है बोर्ड का, उसमें आपका एड्रेस दिया होता है। अगर आपका एड्रेस नहीं भी दिया गया है, आप एग्जामिनेशन हॉल जो भी आप काल्पनिक एड्रेस बना सकते हैं, और सामान्य एड्रेस दे रखा होता है। अब किस प्रकार का, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं आप जयपुर के मानसरोवर के निवासी है, कोई भी आपका मकान नंबर दे देते हैं, तो सेंडर्स एड्रेस में सबसे पहले आपका एड्रेस, लिखने वाले का एड्रेस, चलो इधर जो मैं लिख रहा हूँ सारे पॉइंट, उधर मैं आपका एड्रेस बना रहा हूँ। अच्छा, ये 1 मिनट के लिए मान लेते हैं पेज है आपका, पूरी कॉपी का पन्ना है, नोटबुक का पेज है, सारी चीज़ें आप इस लेफ्ट हैंड साइड में, ये आपका लेफ्ट है और ये आपका राइट है, सारी चीज़ें लेफ्ट हैंड राइट में आप सारी की सारी इधर से लिखेंगे। तो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं हम एड्रेस बनाते हैं काल्पनिक। (27B) मानसरोवर जयपुर, ये हमने काल्पनिक एड्रेस बनाया, हमारा भेजने वाले का सेंडर्स एड्रेस। अब उसके बाद आती है डेट। सबसे पहले याद रखेंगे, जो आपका फॉर्मेट है उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। इसमें आप किसी खुद का एड्रेस पीछे या उसका एड्रेस पहले या डेट आगे पीछे, इस प्रकार से आप कुछ भी नहीं कर सकते। सबसे पहले आपका एड्रेस, ये ध्यान रखेंगे, ये लाइन बिल्कुल एकदम सीधी होनी चाहिए इस प्रकार से, और सारी चीज़ें लेफ्ट में होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपका एड्रेस मैंने काल्पनिक बनाया 27B मानसरोवर जयपुर। अब डेट, इसको आप 2-3 तरीके से लिख सकते हैं। आज कितनी है, मान लो 19 है, तो ये 19 जून 2020 इस प्रकार से लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 19 जून 2020। ये हमारी जो इंडियन है स्टाइल है, भारतीय पद्धति, उससे पहले डेट, उसके बाद फिर मंथ और उसके बाद फिर ईयर। दूसरा तरीका ये होता है, जो वेस्टर्न कंट्रीज है आपके, या फिर जो अमेरिका है उसमें उधर, या फिर आपके यूरोप के जितने भी देश उधर चलता है, उसमें महीना पहले लिखा जाता है। तो आज की डेट है तो जून 19 2020, या फिर जून 19 2020। आप इनमें से किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। सामान्यतः हम इस तरीके से यूज़ करते हैं, ये आपका जो ऑप्शन है, ये तरीका है, अच्छा माना जाता है, अपना इंडियन भी है। डेट पहले, उसके बाद मंथ बाद में, और उसके बाद ईयर। तो सबसे पहले आपने अपना जो सेंडर्स एड्रेस लिखा, उसके बाद डेट, चलो लिखते हैं डेट, बीच में एक लाइन छोड़ के। हो गया। उसके बाद लिखते हैं नंबर 3, जो सामने वाला है रिसीवर। रिसीवर, उसका एड्रेस। अब आप मानसरोवर के हैं, अगर आपको कोई समस्या हो गई किसी प्रकार के आपकी कॉलोनी में, तो आपका जो मेयर है जयपुर का उसको लिखेंगे, या फिर आप दुकानदार हैं, मान लो जयपुर में कहीं रहते हैं, आपकी जयपुर में कहीं दुकान है और आप वहाँ से कुछ सामान खरीद के लेके आना चाह रहे हैं, तो आप दिल्ली या कहीं से जहाँ से मंगवाएंगे उस दुकानदार का एड्रेस लिखेंगे। तो ऐसा मान लेते हैं आप दुकानदार है और दिल्ली के किसी दुकानदार को आप एड्रेस, आप लेटर लिख रहे हैं। आपने एड्रेस बनाया द मैनेजर, इंडिया स्पोर्ट्स, न्यू दिल्ली। सबसे पहले आपका एड्रेस, उसके बाद डेट और उसके बाद सामने वाले का एड्रेस। तब अब उसके बाद नंबर 4 पे आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब इसे आप किसके संबंध, जैसे मान लो जब लेटर लिख रहे हैं आप किसी परिवार वालों को, या पारिवारिक पत्र लिखते हैं, इनफॉर्मल लिखते हैं, तो उसमें पूरा का पूरा लेटर घर वाले पढ़ते हैं, उसमें सब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, नया सब्जेक्ट लिखा जाता है। लेकिन ये अब बिजनेस लेटर है या किसी प्रकार का जो भी लेटर आपके क्लास 12th में फॉर्मल लेटर है, उसमें सब्जेक्ट मेंशन करना जरूरी होता है, क्योंकि सब्जेक्ट से सामने वालों को ये पता चल जाता है कि लेटर किसने लिखा है, क्यों लिखा है, ये सारी चीज़ें। तो आप सब्जेक्ट मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले आपका एड्रेस, उसके बाद फिर डेट, उसके बाद सामने वाले का एड्रेस, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट। जो भी सब्जेक्ट होगा हम आगे लिखेंगे इस प्रकार से। जो आपका
वर्तमान में और पहले में क्या फ़र्क है, पहले यहाँ पर कॉमा लगाई जाती थी, यहाँ पर कॉमा लगाई जाती थी, यहाँ पर कॉमा, यहाँ पर कॉमा, जगह जगह आपके कॉमा लगाई जाती थी। अब कॉमा और जो फुल स्टॉप है वो सारे के सारे ओमिटेड कर दिए, सारे के सारे हटा दिए। जो नया पैटर्न है लेटर का, किसी प्रकार की कोई भी कॉमा है बीच में कहीं पर भी नहीं लगती। ये हो गया आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट। अच्छा, उसके बाद जो लेटर है उसका सैल्यूटेशन, पांचों भाग है। इसका मतलब हो गया संबोधन। अब जो सामने वाला व्यक्ति है आप उसको संबोधित कैसे करेंगे। अब आपको ये पता नहीं होता है भाई सामने वाला व्यक्ति एक है या फिर ज़्यादा है, या फिर सामने वाला पुरुष है या फिर सामने वाली महिला है। आप ये नहीं कह सकते, आपको पहले से मान लो पता नहीं होता है। तो संबोधन के लिए आप क्या करेंगे, आपको ये पता नहीं था, आप दोनों के लिए सर या फिर मैडम, ऑब्लिक में आप दोनों चीज़ लिखेंगे, सर और फिर मैडम। इसके साथ आप रेस्पेक्टेड सर, डियर सर, किसी प्रकार का कोई भी वर्ड ऐड नहीं करेंगे। सर और मैडम जो वर्ड है अपने आप में रेस्पेक्टेड वर्ड है, इनके साथ में रेस्पेक्टेड वर्ड जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो गलत करते हैं। ये आपका हो गया सर और मैडम। उसके बाद जो लेटर का मुख्य भाग है वो आपका है बॉडी या कंटेंट। ये सबसे प्रमुख भाग है। अब पूरा का पूरा जो मैटर है, जो पूरा का पूरा आपके पास जो भी मटेरियल है, सारी की सारी चीज़ें, आपके जितने भी थॉट्स हैं, सब थॉट को आप एक जगह इकट्ठे करके इस सारी की सारी चीज़ें बॉडी में लिख देंगे। ये लेटर की बॉडी हो गई। अब लास्ट में एंडिंग फ्रेज या क्लोजिंग फ्रेज। जो आपका एंड पार्ट है, जो आपके लेटर का सबसे लास्ट का पार्ट है, एंडिंग फ्रेज या फिर क्लोजिंग फ्रेज। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली या योर्स ट्रूली। इनमें से कोई भी एक लिख सकते हैं और उसके बाद आपका जो नाम है वो लिखना है। इस प्रकार से ये आपके लेटर का फॉर्मेट पूरा हो गया। तो सबसे पहले आपका एड्रेस, उसके बाद डेट, उसके बाद सामने वाले का एड्रेस, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद सैल्यूटेशन, उसके बाद लेटर की बॉडी और उसके बाद आपने क्या कर दिया, लेटर को एंड कर दिया, फिनिश कर दिया। इस प्रकार से आपकी लेटर का फॉर्मेट है। नोट करो कॉपी में सारी की सारी चीज़ें। अभी आपने फॉर्मेट पढ़ा, किस प्रकार से फॉर्मल लेटर है क्लास 12th में लिखा जाता है, आपने फॉर्मेट पढ़ा। अब आपके सामने क्वेश्चन है और उसके बाद एक ऐड दे रखा है। क्या है, देखो पढ़ो एक मिनट के लिए। यू आर अनिल, आपका नाम अनिल है, आपका एड्रेस है B120 मालवीय नगर जयपुर, ये आपका एड्रेस है। आपने क्या किया, रीड द एडवर्टीजमेंट, आपने विज्ञापन पढ़ा गिवन बिलो। अब देखो विज्ञापन नीचे दे रखा है, अखबार में आया, पता नहीं दैनिक भास्कर या राजस्थान पत्रिका, किसी भी अंग्रेजी अखबार में आया होगा विज्ञापन। चलो पढ़ते हैं क्या विज्ञापन है। सिचुएशन वैकेंट, कोई पोस्ट खाली है, कोई खाली जगह है किसी नौकरी के लिए। वांटेड एक्सपीरियंस्ड, अनुभवी, ट्रेंड, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर या मतलब PGT इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए उनको टीचर चाहिए जो ट्रेंड होना चाहिए, एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। टू टीच, किसके लिए, पढ़ाने के लिए, क्लासेस 11th एंड 12th, 11th और 12th क्लास में केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए उनको टीचर चाहिए। इन ए रेपुटेड स्कूल, एक अच्छी सम्मानित विख्यात स्कूल कह सकते हैं इस प्रकार के स्कूल में। फ्लुएंसी इन इंग्लिश इज ए मस्ट, जो कैंडिडेट है उसको इंग्लिश आनी चाहिए अच्छे से। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, उसको कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए थोड़ा बहुत। सैलरी नेगोशिएबल, सैलरी बोले बैठ के हम बात कर देंगे। प्लीज़ अप्लाई, आपको अप्लाई करना है दिल्ली पब्लिक स्कूल जयपुर के लिए। तो ये विज्ञापन छपा हुआ है, देख लो एक बार। क्या है, वांटेड एक्सपीरियंस ट्रेंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन केमिस्ट्री टू टीच क्लासेस 11th एंड 12th इन ए रेपुटेड स्कूल, फ्लुएंसी इन इंग्लिश इज ए मस्ट, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, सैलरी नेगोशिएबल, प्लीज अप्लाई टू दिल्ली पब्लिक स्कूल जयपुर। ये आपके सामने ऐड आ रखा है, आपने पढ़ लिया, चलो ठीक है। एंड राइट ए लेटर टू द एडवर्टाइजर, अब जिसने ऐड दिया है उसको आपको लेटर लिखना है। अप्लाई करते हुए फॉर द जॉब, नौकरी के लिए। ऑल्सो गिव योर डिटेल रेज्यूमे, ठीक है ना। आपको अपना पूरा रेज्यूमे या रेज्यूमे, इसको कुछ बोल दो,
पूरा देना है। विच यू वुड सेंड एलॉन्ग विथ योर लेटर ऑफ एप्लीकेशन, आपको अपना बायोडाटा या फिर CV कह सकते हैं, जो भी है आपका सारा का सारा आपको सेंड करना है उस जो एप्लीकेशन लिखेंगे उसके साथ। फॉर द जॉब के लिए, जो नौकरी के लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसमें सारी डिटेल आपको साथ में भेजनी है। अच्छा, अब ये जो दे रखा है इसमें से आप क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं, चलो 1 मिनट के लिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपका नाम जो लेटर के लास्ट में लिखना पड़ेगा, आपका एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस सबसे पहले यहाँ से हमने लेटर यहाँ से निकाल दिया। जब हमने फॉर्मेट पढ़ा था तो सबसे पहले हमारा एड्रेस, तो यहाँ से हमको हमारा एड्रेस मिल गया, हमारा नाम मिल गया। अब जो रिसीवर है सामने वाला है वो देखो ये दिल्ली पब्लिक स्कूल जयपुर। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से निकालनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ से ले ली। ये मैं मिटा रहा हूँ, उसके बाद धीरे धीरे सारी चीज़ें निकालते हैं और उसके बाद आगे लिखते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस मतलब आपका एड्रेस, तो आपका एड्रेस है इधर लेफ्ट साइड में B120 मालवीय नगर जयपुर। किसी प्रकार की कोई कॉमा, कोई फुल स्टॉप, कुछ भी नहीं। B120 मालवीय नगर जयपुर। आज की डेट 19 जून 2020। तो हो गया सबसे पहले आपका एड्रेस, उसके बाद डेट, उसके बाद आप रिसीवर का एड्रेस लिखते हैं। अब ये जो स्कूल आप इसको लिख रहे हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल जयपुर वाले को, तो अब उसके लिए या तो वहाँ पर प्रिंसिपल होगा या फिर मैनेजर होगा, आपकी इच्छा, कुछ जो आप चाहो वो लिख सकते हो। चलो लिखते हैं द प्रिंसिपल। जो सामने रिसीवर उसका एड्रेस लिख रहे हैं, आपका एड्रेस, डेट, सामने वाले का एड्रेस, उसके बाद आता है सब्जेक्ट। फॉर द पोस्ट ऑफ केमिस्ट्री टीचर, मतलब केमिस्ट्री टीचर की जहाँ पर पोस्ट खाली है उसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ये सारी चीज़ नोट करो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब इसकी जो मेन बॉडी लेटर की ऊपर पढ़ते हैं। आपने इसको सैल्यूटेशन या फिर संबोधन किया, सर ऑब्लिक मैडम, दिस इज इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट। अभी जो लेटर है आपका ये ऐसे बोल रहा है, उसके रेस्पॉन्स में, उसके जवाब में वापस जो आपने विज्ञापन दिया था उसके जवाब में आपका वापस रेस्पॉन्स है। इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, जो विज्ञापन छपा था दिल्ली पब्लिक स्कूल का वो आपका टाइम्स ऑफ इंडिया में था। तो जो टाइम्स ऑफ इंडिया में विज्ञापन छपा उसके रेस्पॉन्स में या फिर उसके उत्तर में डेटेड आपका जो 15 जून 2020 को छपा था। फॉर द पोस्ट ऑफ ए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, उनको एक PGT चाहिए था। अभी बोल रहे हैं, देखो आई एम एन एप्लीकेंट, मैं अभ्यर्थी हूँ। फॉर द सेम, जो पोस्ट आपकी वैकेंट है उसके लिए बोले मैं अभ्यर्थी हूँ। आई हैव द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस, जो आपकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस है या फिर जो टीचर के लिए चाहिए वो सारी की सारी मेरे पास है। एंड गुड एक्सपीरियंस, और अच्छा अनुभव भी है। आई एम डायनेमिक यंग मैन, युवा हूँ बिल्कुल, विथ ए प्लेजिंग पर्सनैलिटी एंड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल, अच्छे से वार्तालाप करने का जो स्किल है वो है मेरे पास। इफ सेलेक्टेड, अगर आप मुझे सेलेक्ट करते हैं, आई शैल डिस्चार्ज माई ड्यूटीज, मैं मेरी जो ड्यूटीज़ है, जो मेरे कर्तव्य है, टू द एंटायर सेटिस्फेक्शन, आप बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएंगे। इस प्रकार से मैं सारी की सारी ड्यूटी करूंगा। और द कंसर्न अथॉरिटीज, जो भी संबंधित अधिकारी है वो आपके सारे के सारे सेटिस्फाइड हो जाएंगे। माई बायोडाटा इज इनक्लोज्ड हियरविथ फॉर योर प्रूजल, आपके लिए, आपके अवलोकन के लिए जो मेरा बायोडाटा है वो आपका शामिल है। योर सिंसियरली, आपका नाम अनिल। अब इसमें मैंने आपको ये बोला था इसमें आप इसके साथ आपका बायोडाटा भी ऐड करेंगे। इसका मतलब ये हुआ आपका नेम, फादर नेम,
DOB, क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस, आपकी जितनी भी शिक्षा है, आपकी हॉबीज़ है, आप क्या सैलरी चाहते हैं, सारी की सारी चीज़ें आप इसमें ऐड करेंगे। चलो इतना नोट करो, उसके बाद फिर वो सारी की सारी चीज़ें नोट करवाते हैं। चलो ये आपका बायोडाटा है। नेम, लेटर में नेम, क्या नाम था? अनिल। फादर्स नेम, आपके पिता का नाम काल्पनिक बना देते हैं। महेशचंद लिख देते हैं। चलो जन्म तिथि आपकी, अब आप टीचर हैं तो लगभग 30 साल के करीब मान लो, 90 के करीब मान लो आप। मान लेते हैं। एज आपकी 30 ईयर के करीब हो गई। अच्छा, मैरिटल स्टेटस, आप शादीशुदा है या फिर नहीं है? तो मैरिड है तो लिख दो मैरिड, अगर नहीं है तो लिख दो अनमैरिड। अब ये सारी चीज़ें तो काल्पनिक होती है, आप कहीं पर भी कोई भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ये आपके पैसे के अनुसार, आपकी जॉब के अनुसार आपको लिखनी पड़ेगी। तो कहाँ से शुरू करेंगे? 10 से शुरू करेंगे। 10th आपने की RBSE से और आपने 90% स्कोर किया। 12th ये भी आपने की RBSE, इसमें भी आपने मान लो 90% स्कोर किया। उसके बाद आपने फिर की BSc, ये आपने की राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से, और इसने आपने स्कोर किया 68% मार्क्स स्कोर किया। उसके बाद फिर MSc, ये भी वहाँ से की मान लो राजस्थान यूनिवर्सिटी से, इसमें आपने स्कोर किया 71%। अब उसके बाद आपने की B.Ed, ये भी मान लो वहीं से किया आपने। इसका स्कोर छोड़ दो, ये लिखो आपकी इच्छा, कुछ भी लिख दो। अब लैंग्वेज नॉन, इसमें आप लिखेंगे हिंदी, इंग्लिश, राजस्थानी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा, अगर आप चाहो तो, नहीं तो फिर आपकी मर्जी है। एक्सपेक्टेड सैलरी, कितनी सैलरी चाहिए आपको, कितनी तनख्वाह चाहिए, तो उसमें लिखा था नेगोशिएबल। इसका मतलब ये होता है जब आप आमने सामने बैठेंगे उसमें बात कर लेंगे सैलरी कितनी होगी या फिर क्या नहीं होगी। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं एज पर योर नॉर्म्स, जो आपके नियम हैं, जो पहले से आपके टीचर्स हैं उनको आप जिस प्रकार से सैलरी देते हैं, आपके जो भी नियम कानून कायदे उस हिसाब से मिल जाने चाहिए। उसके बाद हॉबीज, आपकी मर्जी जो भी लिखो। प्लेइंग क्रिकेट और लिसनिंग टू म्यूजिक। रेफरेंस, ये सबसे लास्ट का पॉइंट आपको लिखना पड़ता है। रेफरेंस का मतलब ये होता है आप अगर आए हैं तो भाई आपको एक्सपीरियंस है या नहीं है, आपके पास ये सारी चीज़ें है या नहीं है, किस व्यक्ति से पूछें, तो आप किसी रेपुटेड व्यक्ति, कोई पहले से किसी स्कूल का प्रिंसिपल या किसी का भी नाम आप लिख सकते हैं। तो आपकी ये भी ये काल्पनिक होती है, आप लिख सकते हैं RK शर्मा प्रिंसिपल महाराजा स्कूल जयपुर। ये आपका लेटर अब पूरा हुआ है 7 नंबर का। तो जो एप्लीकेशन फॉर जॉब है इसमें पहले आपको सारी चीज़ें आपके बारे में लिखनी पड़ती है, उसके बाद फिर बायोडाटा में ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ती है। ये आपका ये 7 नंबर का जाके लेटर पूरा हुआ है। तो आज का जो टॉपिक है यहीं पर पूरा होता है। कल फिर इसके बाद के आपके बाकी के जो लेटर है एप्लीकेशन फॉर जॉब वो सारे पढ़ेंगे, उसके बाद फिर और आगे बढ़ते जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।